दोस्तों नमस्कार। आज से हम एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसको मैंने नाम दिया है द बर्निंग इश्यूज़। दोस्तों आज के डेट में मार्केट में जो ऐसे इश्यूज़ है जिनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है उनके बारे में हम इस सीरीज़ के ज़रिए चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज एक ऐसा ही इशू लेके आया हूँ आपके लिए, एक ऐसी ही चर्चा जो कि आज मार्केट में बहुत ही गर्मा गर्मी में है और उसके बारे में डिटेल जानकारी आपके लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो के ज़रिए आज हम टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जो भी चल रहा है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और ख़ास करके उस कंपनी के बारे में जिस कंपनी के बारे में मुझे हर दूसरे दिन पूछा जाता है कि सर जी क्या हम इस कंपनी का शेयर खरीद के रखें, क्या हम इसे हमारे पोर्टफोलियो में ऐड करके रखें कि शायद से आगे चल के कभी सत्यम के जैसे इस कंपनी के अंदर भी मतलब 1 डिजिट से 3 डिजिट के अंदर उछाल हो जाएगी। तो दोस्तों उस कंपनी का नाम आपको मुझे सबको पता है जो कि आज बहुत ज़्यादा चर्चा में है। उस कंपनी का नाम है आइडिया वोडाफोन। दोस्तों आइडिया वोडाफोन के बारे में आगे आइडिया वोडाफोन में क्या हो सकता है, अभी क्या हुआ है और ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर के अंदर ये चल क्या रहा है, बेसिकली एजीआर क्या है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या है, इसमें ये सारे तामझाम को हम आज डिस्कस करेंगे। पूरा A to Z जब से इसकी शुरुआत हुई है तब से लेके अब तक इसके अंदर क्या हुआ है और अल्टीमेटली आप लोगों को जवाब मिल जाएगा कि आइडिया वोडाफोन का करना क्या है। तो दोस्तों मैं संदीप जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर पे। और एक छोटी सी विनती करता हूं, अगर आप अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों परिजनों के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे साथ बने रहिए ये ऐसे ही अलग अलग वीडियोज़ के लिए। तो दोस्तों चलिए आज हम जानकारी लेते हैं, चर्चा करते हैं कि आइडिया वोडाफोन में आखिर चल क्या रहा है, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर चल क्या रहा है। दोस्तों इसकी शुरुआत जो है वो होती है 1994 से, 1994 से। बेसिकली टेलीकॉम कंपनीज़ इंडिया के अंदर आती है या इंडिया के अंदर जो कंपनीज़ है वो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर एंट्री करती है तो गवर्नमेंट क्या करता है, इन कंपनियों को एक फ़िक्स फ़ी लगा देता है कि इस फिक्स फ़ी के ऊपर ईयरली आप हमें पे कीजिए और अपने टेलीकॉम सर्विसेज इंडिया के अंदर लोगों तक पहुँचाइए। अब ये सब चलता रहता है 1999 तक, 1999 तक सब कुछ ठीक चल रहा है, फिक्स फ़ी के ऊपर काम चल रहा है। पर ये फिक्स फ़ी बहुत सी कंपनियों के लिए बर्डन बन जाती है। तो 1999 के अंदर गवर्नमेंट इसमें एक ईज़ देता है, इसमें एक सुविधा देता है। गवर्नमेंट कहता है कि अभी एक काम करते हैं, AGR सिस्टम को गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करता है 1999 के अंदर। अब ये AGR बेसिकली क्या है, AGR है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। सिंपल है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। इसका मतलब ये हुआ कि टेलीकॉम कंपनीज जो भी इनकम कमा रही है, जो भी उनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसमें से सारी अलग अलग कॉस्ट ये वो सारी चीज़ें एडजस्ट होने के बाद में जो रेवेन्यू बचेगा उसके ऊपर गवर्नमेंट परसेंटेज लेगा। मतलब इसका मतलब सिंपल सा है कि ये जो कंपनीज अर्न करेगी गवर्नमेंट अर्निंग के हिसाब से ये अर्निंग में से एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में से खुद का एक हिस्सा निकाल के लेगा, जो कि 1999 के अंदर 8% कंसिडर किया गया। 8% जो कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू होगा और उसके अंदर और एक चीज़ इंक्लूड होगी, वो होगी स्पेक्ट्रम का फीस। अब दोस्तों यहाँ हम स्पेक्ट्रम को भी समझते हैं कि बेसिकली स्पेक्ट्रम क्या है, क्योंकि ये शब्द बहुत बार आता है और जहाँ जहाँ पूछा जाता है, जैसे मैंने कहीं एक चुटकुला पढ़ा था कि सवाल पूछा गया था कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो किसी ने जवाब दिया, लिख दिया स्पेक्ट्रम घोटाला होता है। दोस्तों 2G के बाद में स्पेक्ट्रम को घोटाले के नाम से ही जाना जा रहा है, पर बेसिकली स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखिए स्पेक्ट्रम इन शॉर्ट आप कंसिडर कर लीजिए कि रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है। आज के डेट में जितने भी मोबाइल, जितने भी अलग अलग मीडियम्स हम इलेक्ट्रॉनिक देख रहे हैं या रेडियो, ये जो चलते हैं ये रेडियो फ्रिक्वेंसी के ज़रिए चलते हैं। ये जो एक मोबाइल दूसरे मोबाइल से कनेक्ट हो रहा है जिसे हम वेव्स कहते हैं या फ्रिक्वेंसीज कहते हैं, उनके ज़रिए कनेक्ट हो रहा है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे दूँ मैं, स्पेक्ट्रम कैसे होता है। जैसे कोई एक रेडियो चैनल है, फॉर एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं रेडियो मिर्ची, 98.3 ये उनकी फ्रिक्वेंसी है। जैसे हम वो ट्यून करते हैं हमारे रेडियो पे तो चलने लगता है रेडियो मिर्ची। इसका मतलब ये हुआ कि रेडियो मिर्ची ने 98.3 ये फ्रिक्वेंसी जो है उसे खरीद लिया है। अब ध्यान दें, एक रेडियो चैनल के लिए ये बहुत ही सिंपल सा है क्योंकि वो एक ही है और एक ही फ्रिक्वेंसी उन्हें चाहिए। पर अब जब कोई मोबाइल होती है, कोई मोबाइल कंपनी होती है, उनके पास लाखों करोड़ों यूज़र्स है
और जैसे मेरा एक मोबाइल नंबर है, आपका एक मोबाइल नंबर है, जैसे मैं मेरे मोबाइल से आपके मोबाइल नंबर को डायल करता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि एक फ्रीक्वेंसी क्रिएट होगी और उसके ज़रिए, उस फ्रीक्वेंसी के पाथ के ज़रिए आपके मोबाइल को मेरा मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा और हम बात कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है इसे खरीदना पड़ता है, इसे ही स्पेक्ट्रम का नाम दिया गया। इसमें भी 800 मेगाहर्ट्ज़, 900 मेगाहर्ट्ज़ और फिर 1800 मेगाहर्ट्ज़, 2300 मेगाहर्ट्ज़, इस तरह से उसके अलग अलग टाइप भी है। अब जैसे 5G की हम बात सुन रहे हैं दोस्तों, उसके अंदर तो 3300 मेगाहर्ट्ज़ तक, 3600 मेगाहर्ट्ज़ तक भी स्पीड या फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया गया है। तो स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या है, ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसे ये टेलीकॉम कंपनीज खरीदती है। तो गवर्नमेंट ने कहा स्पेक्ट्रम के लिए आप हमें दोगे 3 से 5%। एजीआर में ये दो बातें इंक्लूड होगी, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू 8% उसके ऊपर और स्पेक्ट्रम का फीस। अब ये सारी बातें डिसाइड हो गई, फिर झगड़ा कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम दोस्तों वहाँ आया जहाँ ये एजीआर का कैलकुलेशन था। ये एजीआर का जो कैलकुलेशन है 2005 के अंदर सबसे पहले इसके ऊपर सवाल उठाए गए, क्योंकि एजीआर के कैलकुलेशन के अंदर अब कोई टेलीकॉम कंपनी है, वो टेलीकॉम कंपनी उनके पास जो रिज़र्व है या फिर उनका जो प्रॉफिट है या फिर उनके पास जो एक्सेस मनी है उसे वो इन्वेस्ट करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रही है और कहीं इन्वेस्ट कर रही है, या उनके पास कोई फिक्स एसेट है उसे बेच रही है। हुआ क्या, जब ये एजीआर कैलकुलेट किया जाने लगा तो इस एजीआर में इन सारी चीज़ों को भी इंक्लूड किया जाने लगा। तो टेलीकॉम कंपनीज का ये कहना आया कि ये जो हमारा रेवेन्यू आप कंसिडर कर रहे हो एजीआर गवर्नमेंट को फीस देने के लिए, उसमें हमारे कोर बिजनेस से, मतलब हमारी जो कोर सर्विसेज है टेलीकॉम कंपनीज की, जो वो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं फ़ोन करने के लिए, मैसेजेस, ये वो सारी चीज़ें, इनसे जो रेवेन्यू उन्हें मिल रहा है उसे ही कंसिडर किया जाए एजीआर कैलकुलेशन के अंदर। पर दोस्तों जो यहाँ ये एजीआर कैलकुलेशन का पॉइंट था, इसमें ये सारी बातों को इंक्लूड किया गया, तो टेलीकॉम कंपनी फिर चली गई सुप्रीम कोर्ट के पास कि ये जो कैलकुलेशन हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है, इसके अंदर ये जो हमारे बाकी के रेवेन्यूज है उन्हें ऐड ना करते हुए सिर्फ कोर रेवेन्यू पे ऐड किया जाए। और यहाँ एंट्री होती है दोस्तों एक एंटिटी की जिसे हम कहते हैं DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का कहना है कि जो टेलीकॉम कंपनीज के साथ एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट के तहत ये जो कैलकुलेशन है ये सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, ये कैलकुलेशन बहुत सही है। और कंपनियों का कहना है कि हमारे सिर्फ कोर बिजनेस को ही इसमें कंसिडर किया जाए। तो अब ये मामला जब चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे गो थ्रू किया और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर खुद का डिसीजन दिया या अवार्ड पास किया कि ये जो DOT कह रहा है ये सही है, और ये जो कैलकुलेट हो रहा है एजीआर इन कंपनियों के अगेंस्ट, जो कि दोस्तों लास्ट ईयर तक जो कि कैलकुलेट किया गया था नियर अबाउट 1.47 लाख करोड़, इतना जो बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज है उनको कंसिडर करते हुए, और ख़ास करके आइडिया वोडाफोन का ये जो एजीआर का बकाया है दोस्तों, वो लास्ट ईयर तक था नियर अबाउट 53,000 करोड़ रुपीज़ और अभी है नियर अबाउट 60,000 करोड़ रुपीज़। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये जो दो कंपनीज हैं, खास करके आइडिया वोडाफोन ये एक कंपनी और एयरटेल, ये दोनों मिलके चले जाते हैं लास्ट ईयर जनवरी में सुप्रीम कोर्ट के पास फिर से। अब ध्यान दीजिए, बहुत से लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन ये एक साथ मिलके काम करेंगे या ये एक साथ नहीं आए। एक इन्होंने कॉमन पिटीशन फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट के पास कि ये जो डॉट के ज़रिए, DOT के ज़रिए, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के ज़रिए एजीआर का कैलकुलेशन हो रहा है, इसमें जो मैथमेटिकल एरर्स है उन्हें खारिज किया जाए, उन्हें ख़त्म कर दिया जाए, और ओवरऑल हमारे कोर बिजनेस के ऊपर ही जो हमारा रेवेन्यू कैलकुलेट हो रहा है उसके ऊपर एजीआर हमारा कैलकुलेट हो। पर फिर से सुप्रीम कोर्ट ने वही वर्डिक्ट दिया कि नहीं, जो डॉट कैलकुलेट कर रहा है वो सही कर रहा है, और उसे पे करने के लिए ये जो टेलीकॉम कंपनीज है 1999 के एग्रीमेंट के तहत बाइंड है, उनको वो पे करना ही पड़ेगा। अब ध्यान दे दोस्तों, 60,000 करोड़ रुपए का ये बकाया, जिसके अंदर आइडिया वोडाफोन का, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इस मुद्दे को फिर से लेके जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास
और सुप्रीम कोर्ट के सामने रखता है कि इन टेलीकॉम कंपनी से जो बकाया आने वाला है वो है 1.47 लाख करोड़ का। सुप्रीम कोर्ट इन सारे मुद्दे को गो थ्रू करता है और एपेक्स कोर्ट टेलीकॉम कंपनीज को कहता है कि ये बकाया उन्हें चुकाना पड़ेगा, और उसके लिए ये एपेक्स कोर्ट उन्हें 10 साल की मोहलत देता है कि 10 साल के अंतराल में ये इसे पे करें। और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट इन कंपनियों को कहता है कि 31 मार्च 2021 से पहले ये 10% AGR का जो भी उनका ड्यूज़ है उसे क्लियर करें। अब दोस्तों इसमें एयरटेल 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर देता है, हमने वो न्यूज़ भी सुनी। पर वोडाफोन आइडिया के पास अब ये पैसे है नहीं कि वो इतना भुगतान कर पाए। अब इस कंपनी की आज की हालत के बारे में थोड़ी हम चर्चा करते हैं दोस्तों कि आज क्या चल रहा है। आज की अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली आपने ये न्यूज़ सुनी होगी कि इस कंपनी के जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं कुमार मंगलम बिरला, जिनका इस कंपनी के अंदर नियर अबाउट 27% का स्टेक है, उन्होंने गवर्नमेंट को लेटर लिखा है और गवर्नमेंट को कहा है कि गवर्नमेंट इसके अंदर इंटरवेन करे, गवर्नमेंट इसके अंदर ध्यान दे और कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन लेके आए, कुछ ना कुछ सोल्यूशन लेके आए जिससे ये जो प्रॉब्लम है इसे सॉल्व किया जाए। पर दोस्तों ये बात इतने पे ही रुकती नहीं है, अब हमें इस बिज़नेस के बारे में भी थोड़ा समझना पड़ेगा। ये टेलीकॉम बिज़नेस अभी आइडिया वोडाफोन का ये जो बिज़नेस है, इसमें एक बात ना, जैसे एक छोटी सी कहावत है वो मुझे याद आती है कि जो बूंद से गई वो हौद से नहीं आती। मतलब दिक्कत ये है कि इस कंपनी का इतने पीरियड में, इतने अंतराल में जो गुडविल है वो बहुत ही रिड्यूस, बहुत ही कम होता गया है और उसका इम्पैक्ट इनके बिजनेस के ऊपर भी हुआ है। दोस्तों दिन ब दिन इनके यूज़र्स घटते जा रहे हैं और जैसे एक सिंपल सी बात है, एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। हम देखते हैं कि आज मार्केट के अंदर इनके वजह से किनका बेनिफिट हो रहा है। पर यह बात समझने जैसी है कि दिन ब दिन इनके यूज़र्स घट रहे हैं। दोस्तों ये इनके लिए सबसे ज़्यादा चिंता की बात है। कितनी ज़्यादा चिंता की बात है, अभी रिसेंटली जो Q1 का रिजल्ट आया है इस साल का, उस रिजल्ट के अंदर इन्होंने नियर अबाउट लॉस डिक्लेयर किया है। दोस्तों कितना लॉस इस कंपनी ने डिक्लेयर किया है, तो Q1 रिजल्ट के अंदर इस कंपनी ने 7,319 करोड़ का लॉस, घाटा दिखाया है। तो दोस्तों हम इससे समझ सकते हैं कि इस कंपनी का ओवरऑल हेल्थ, ओवरऑल जो सिचुएशन है वो कितना दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। अब ऐसी सारी सिचुएशन के अंदर नॉर्मली सवाल आता है कि इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये बात यहाँ समझने जैसी है कि कोई भी कंपनी अगर इसे टेक ओवर करना चाहे तो इतना सारा बकाया उसे पे करना पड़ेगा, इतनी सारी अमाउंट उसे एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो ये सारी बातें सोचने जैसी है। इसके साथ ही जो वर्ल्ड ब्रोकिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, CLSA वगैरह जैसे, वो भी दिन ब दिन इसका जो रेटिंग है उसे घटाते जा रहे हैं, उसका जो टारगेट है उसे घटाते जा रहे हैं। तो दोस्तों मेरा तो आपको ये कहना रहेगा कि अगर आपको कोई कंपनी आपके पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करनी है तो मैं तो नॉर्मली कहता हूं कि किसी लंगड़े घोड़े पे दाव लगाने से अच्छा है किसी भागते हुए अच्छे और तंदुरुस्त घोड़े पे दाव लगाइए। इसका मतलब मैं कोई रेकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं कि किसी टेलीकॉम कंपनी को आप खरीद लीजिए, पर यह बात यहां समझने जैसी है कि आज अगर किसी कंपनी की इतनी खस्ता हालत है जहां नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी छोड़ के जा रहे हैं और साथ ही साथ वो गवर्नमेंट को अर्ज कर रहे हैं कि कंपनी या इस सेगमेंट के या सेक्टर के बारे में कुछ सोचे, तो दोस्तों हमें भी सोचने की ज़रूरत है कि इस कंपनी को हमने प्रेफर करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो दोस्तों आपको इस वीडियो के ज़रिए ये सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आइडिया वोडाफोन का शेयर खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर मैं मेरी बात कहूँ तो मैं इस कंपनी का एक शेयर भी अभी खरीदने के मूड में नहीं हूँ। आगे चल के देखते हैं गवर्नमेंट अगर इसके ऊपर कुछ रिजोल्यूशन लाता है। अभी रिसेंटली निर्मला मैम ने थोड़ा इसके बारे में कुछ हिंट दिया है। अगर गवर्नमेंट इसमें कुछ ध्यान देता है और कुछ ना कुछ लेके आता है और फिर जाके लगेगा, कॉन्फिडेंट हो गए हम कि पॉसिबिलिटी इस कंपनी को रीबूस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ किया जाने वाला है, तब जाके इस कंपनी के बारे में सोचा जा सकता है। पर अभी इस कंपनी के बारे में मेरी तो कंप्लीटली चुप्पी है, कंप्लीटली नियर अबाउट ना ही है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ इस YouTube चैनल के ऊपर। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के अंदर लिखिए और ऐसे ही कुछ इश्यूज़ के बारे में जिनके बारे में आप और जानकारी चाहते हो उनके बारे में भी कमेंट में लिखिए, मैं ज़रूर उनके ऊपर वीडियोज़ बनाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। धन्यवाद।